हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं वो है बादशाह औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रही थी। ये ऐसा क्रिटिसिज्म था जो इनके दौर में भी चला था और आज तक ये क्रिटिसिज्म इनके ऊपर होता आ रहा है। यानी कि इस बादशाह की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रही है। चले चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं बादशाह औरंगजेब की बायोग्राफी। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिनका लक़ब था आलमगीर, इनको ज्यादातर लोग बादशाह औरंगजेब के नाम से ही जानते हैं। बादशाह औरंगजेब 6 बादशाह रहे थे मुगल सल्तनत के। इनका बर्थ ईयर था 1618 और ये पैदा हुए थे लाहौर, गुजरात, इंडिया के अंदर। इनके वालिद का नाम था बादशाह शाहजहां, जबकि इनके दादा का नाम था बादशाह जहांगीर। बादशाह औरंगजेब की जो अर्लियर लाइफ रही थी उसमें इन्होंने 10 साल की उम्र में ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। यानी कि 1628 के दौर के अंदर इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। कम उम्र में इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करी थी। उसका फायदा ये हुआ था कि आने वाले वक्तों में ये बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान बन के सामने आए थे। यानी कि शाहजहां के दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज थी वो इसकी मिलिट्री थी और इसकी मिलिट्री को मजबूत बनाने वाला था औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब एक मिलिट्री कमांडर के तौर पे शाहजहां के दौर में काम किया करता था। ये बात हकीकत मिलती है कि इसने बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया था उस वक्त मुगल एम्पायर की मिलिट्री को। यानी कि जो इसकी बॉर्डरों की सूरत हाल थी वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करी हुई थी, जबकि जो दूसरे रियासतें थी उनसे भी इसने अपने ताल्लुकात इस्तवार करे हुए थे। ये ऐसे ताल्लुकात थे कि उसको कभी जंगों की जरूरत नहीं पड़ती थी। जबकि अगर इसके दौर को देखें तो जो भी इसके सामने आके खड़ा हुआ था औरंगजेब ने उसको शिकस्त दे दी थी। 1657 में शाहजहां की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज रहने लगी थी। अगर हिस्ट्री में हम जाते हैं तो 1657 से 1658 का वो दौर रहा था जिसके अंदर कहा जाता है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज हुए थे इन दोनों बाप बेटे के दरमियान। जैसा कि शाहजहां का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वो औरंगजेब को अपना गद्दी नशीन नहीं बनाना चाहता था, जबकि ये बात हकीकत मिलती है कि औरंगजेब उस वक्त तख्त की ख्वाहिश कर रहा था। जो शाहजहां ने अपने बेटे को चुना था उस बेटे का नाम था दारा शिकू। शाहजहां ने दारा शिकू का नाम 1657 में अनाउंस करा था। यह मंथ चल रहा था सितंबर का। फरवरी 1658 औरंगजेब ने भी अनाउंस कर दिया था, यानी कि क्लेम करा कि आने वाला शहनशाह, आने वाला बादशाह मैं बनूंगा। ये तनाजा काफी ज्यादा बढ़ने लगा और चलते चलते अप्रैल का महीना आ गया। अप्रैल के मंथ में बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें दो तरफ से इसको घेरा जाता है, यानी कि औरंगजेब को दो तरफ से घेरा जाता है। एक तरफ से किंगडम ऑफ मारवाड़ इसको घेरता है, दूसरी तरफ से इसका भाई दारा शिकू इसको घेरता है। अगर ताकत के एतबार से देखें तो औरंगजेब एक ताकतवर इंसान हो चुका था। वो 10 साल की उम्र से जंगी प्रैक्टिस में चल रहा था और अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था। उसके पास हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर फौज थी। उसने बहुत जल्द इन दोनों को शिकस्त दे दी थी। ये बैटल्स कहलाती थी धर्मत और समूगढ़ बैटल्स। जुलाई 1658 में शाहजहां अपनी अदालत से वापस आ जाते हैं और अब वो वहां थे अपनी कुर्सी के, यानी कि वो दोबारा से अपनी बादशाहत हासिल करना चाहते थे। लेकिन ये थोड़ी डार्क हिस्ट्री मिलती है कि औरंगजेब ने उस वक्त शाहजहां को कैद करवा दिया था, यानी कि उसको हाउस अरेस्ट करवा दिया था। शाहजहां को जो हाउस अरेस्ट कराया गया था उसको रखा गया था लाल किले में शाहजहां पैलेस के अंदर। तो बाकी की जिंदगी गुजारी थी शाहजहां ने वो उसी कैद में रह के गुजारी थी। बाप बेटे के दरमियान जो तनाजा हुआ था इसकी एक नहीं बहुत सारी वजूहत थी। एक वजह जो मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे यानी कि शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकू को अनाउंस कर दिया था नया किंग। जबकि दूसरी वजूहत में हिस्टोरियंस के मुताबिक शाहजहां की और भी बहुत सारी ऐसी वजहें रही थी जिनसे औरंगजेब बहुत ज्यादा खिलाफ रहा था, जैसा कि उसकी बेजबा दौलत को लुटाना, ताजमहल और इसी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा शाहजहां का बहुत कम इंटरेस्ट रहता था मिलिट्री के मामला में। वो जो मिलिट्री का मामला होते थे वो औरंगजेब ही देखा करता था। जो उस वक्त वहां पर लोग रहते थे उनके मुताबिक ये बहुत गलत हरकत है कि उसने अपने वालिद को हाउस अरेस्ट करा दिया था, और यही बात और यही वजह इसको क्रिटिसिज्म के दायरे में लेकर आती है और यही बात इसको एक डिक्टेटर बना देती है। जबकि इसके पीछे इसके क्या मकासद रहे होंगे ये एक अलग बात रही है, लेकिन ये बात हकीकत मिलती है कि बादशाह किसी दूसरे बादशाह को हटा के ही बादशाहत हासिल करते थे। अब उसमें बाप बेटे की तारीख हो या कोई भी तारीख मिलती हो उसमें बादशाहत इसी तरह से हासिल की जाती थी। जबकि हाउस अरेस्ट का मामला उस वक्त बहुत कम समझा जाता था। उस वक्त कहा जाता है कि बादशाहत के लिए लोग कत्ल भी कर दिया करते थे। जबकि ये बात हकीकत रही है कि औरंगजेब ने कभी पलट कर शाहजहां की तरफ नहीं देखा था, यानी कि उसकी अदालत में भी उसके पास नहीं जाता था।
उसकी कुछ बेटियां थी जो कि उसकी तेमादारी करती थी। 1666 में 74 साल की उम्र में शाहजहां इंतकाल फरमा गए थे। अगर तारीख को देखें तो औरंगजेब बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था। न सिर्फ पावरफुल इंसान था बल्कि कहा जाता है ये एक कामयाब बादशाह रहा था। यानी कि मुगल सल्तनत का इसको सबसे ज्यादा कामयाब बादशाह कहा जाता है। ये बात अलग रही है कि इसकी जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रही थी। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनी थी और हिस्टोरियंस के मुताबिक इसकी लाइफ बड़ी पेचीदा लाइफ थी, यानी कि उसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि जो इसके इकदाम थे वो बहुत ज्यादा मिक्स रहे थे। जबकि ये बात हकीकत है कि जो उसका दौर था वो एक कामयाब मुगल दौर कहलाता है। दरअसल में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस लाया था कवानीन के अंदर। इसमें ज्यादातर रिलीजियस चेंजेस इसने करी थी, जबकि इसके अलावा सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस और भी मिलिट्री चेंजेस इसने वहां पर करी थी। जबकि ये बात भी इसके क्रेडिट पे आती है कि जो उस वक्त मुगल एम्पायर की आर्मी थी वो दुनिया में नंबर 1 आर्मी कहलाती थी। यानी कि वो ऐसी आर्मी थी कि उसके आगे कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। जबकि उस वक्त जितनी भी बड़ी सल्तनतें थी कहा जाता है वो भी इसको सपोर्ट करने लगी थी। इसमें बहुत सारी मुस्लिम सल्तनतें भी थी जैसे सफाविद हुकूमत, ओस्मान एम्पायर और भी दूसरी हुकूमतें इसको सपोर्ट करने लगी थी। जबकि हिस्टोरियंस के मुताबिक इसको कहा जाता है वो उस वक्त का तानाशाह था। लेकिन अगर मैं इसकी बात को हिस्टोरियन के हवाले से देखूं तो हिस्टोरियंस की जो राय मिलती है वो मिक्स मिलती है। यानी कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो इसकी तारीफ करते थे और बहुत सारे इसकी बुराई करते थे। अगर हम तारीख में देखें तो इसका जो दौर था यानी कि मुगल एम्पायर का औरंगजेब वाला दौर, वो इस तरह का दौर था कि इसने एक्सपेंड कर दिया था अपनी सल्तनत को। यानी कि जो सल्तनतें इनसे छीन ली गई थी, जो रियासतें इनसे छीन ली गई थी, जो टाउन्स इनसे छीन लिए गए थे, वो सब इसने वापस ले लिए थे और ये सब हासिल करने के लिए भरपूर ताकत का इसने इस्तेमाल करा था। उस ताकत के गलबे में ये हकीकत रही है कि इसने बहुत ज्यादा कत्ल वारत भी करे थे। इसके मुगल एम्पायर का जो रकबा कहलाता है वो सारे मुगलों की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रकबा कहलाता है। जबकि जो इसका हुकूमत का ड्यूरेशन था वो भी सबसे ज्यादा कहलाता है। इसने तकरीबन 49 ईयर्स तक अपनी हुकूमत को बरकरार रखा था। जबकि अगर हम एनालिसिस पे आते हैं तो बादशाह अकबर का दौर भी 49 साल का ही रहा था। लेकिन बादशाह अकबर का दौर और इसके दौर में ये फर्क है कि बादशाह अकबर कम उम्री में बादशाह बने थे, जबकि ठीक उम्र के अंदर बादशाह बने थे और इसने मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर लिया था मुगल एम्पायर को। यानी औरंगजेब के बारे में बात मशहूर रही है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ एक बादशाह बना था। जबकि अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो एक्सीडेंटली बादशाह बना था, कम उम्री में उसको बादशाह अनाउंस कर दिया जाता है। कम उम्री के जो उसके फैसले थे उसमें उससे काफी ज्यादा गलतियां हुई थी। अगर हम एनालिसिस करें और अकबर के दौर को इसके दौर से कंपेयर करें तो जो औरंगजेब का दौर है वो ज्यादा सक्सेसफुल दौर कहलाता है। इसका दौर रहा था 1658 से 1707 तक। अब आते हैं हम इसकी पॉलिसीज की तरफ। इसने की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा हट करती थी काफी ज्यादा कम्युनिटीज को, जैसा कि हिंदू कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, संत कम्युनिटी को, ब्राह्मण कम्युनिटी को, पंडित कम्युनिटी को और भी बहुत सारे लोगों को जो इसकी रिलीजियस पॉलिसीज थी वो तंग करती थी। ये रिलीजियस पॉलिसीज दरअसल में ये इस्लामी पॉलिसीज अलग थी और जो उनके लिए कवानीन बनाए गए थे वो भी अलग थे। ये रिलीजियस पॉलिसीज इस तरह से इम्प्लीमेंट की गई थी जिसमें इसने कुछ फतवे भी लगाए थे। इन फतवों को फतवा आलमगीरी भी कहा जाता है। जबकि सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी इसने बहुत ज्यादा कवानीन को चेंज करा था। कुछ कवानीन को इसने चेंज करा था जबकि काफी कवानीन इसने वही लागू करे थे जो पहले से चलते आ रहे थे और अकबर के दौर में और डिफरेंट दौरों में वो तर्क कर दिए गए थे। जैसा कि जजिया टैक्स जो कि बाबर और हुमायूं के दौर तक लिया जाता था, अकबर ने उसको खत्म कर दिया था, लेकिन इसने एक बार फिर से जजिया टैक्स लगा दिया था। जो एक बात कंट्रोवर्शियल रही है वो ये रही है कि इसने जो जजिया टैक्स था वो 2 गुना बढ़ा दिया था और ये बात जो उस वक्त के हिंदू थे उनको बहुत नागवार गुजरी थी और इस बात के खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज भी किए गए थे। जबकि कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक जो रिलीजियस इसकी पॉलिसीज थी उसके अंदर इसने बहुत ज्यादा टेम्पल्स को भी गिराने शुरू कर दिया था। यानी कि काफी ज्यादा हिस्टोरियंस ने बात लिखी है कि इसने काफी ज्यादा टेम्पल्स को तोड़ दिया था, मस्मार कर दिया था। जबकि एक तबका हिस्टोरियंस का ऐसा मिलता है जिनके मुताबिक इसने बहुत ज्यादा टेम्पल्स बनाए थे और टेम्पल्स बनाने के बाद उनकी रेनोवेशन के काम भी इसने बढ़ चढ़ के करे थे। यानी कि उन हिस्टोरियंस ने यह बात भी एक्सेप्ट करी है कि इसने टेम्पल को तोड़ा जरूर था, लेकिन इसने जितने टेम्पल तोड़े थे उससे कई ज्यादा इसने बनाए भी थे। जबकि मसाजिद की तामीर भी इसने बहुत ज्यादा करी थी।
इसके अलावा जो मदारिस और दीगर यूनिवर्सिटीज होती थी उनको भी यह फंडिंग किया करता था। जो इनके फतवों का दौर कहलाता है, उस दौर के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा उलमा और मशाइख को जमा करा था और उनसे ये फतवे लिखवाए थे। यानी कि इनके जितने फतवे थे जो इन्होंने लिखे थे, फतवा आलमगीरी जिनको कहा जाता है, वो इन्होंने उलमा के साथ बैठकर ही बनाए थे। जबकि ये बात भी हकीकत मिलती है, जब इनका दरबार लगता था तो इनके दरबार के अंदर जो इनके वजीर थे उनमें हिंदू वजीर भी शामिल हुआ करते थे। जबकि कहा जाता है उस वक्त जो पंडित होते थे वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद होते थे। जबकि इनका फिरका था सुन्नी फिरका, बाकी के वो दीगर फिरके थे, कहा जाता है वो भी इनसे नाराज रहा करते थे। यानी जो इनके फतवे थे उनसे वो नाराज रहा करते थे। यानी कि जो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज रही थी, कहा जाता है उसी से इनकी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनी थी और यही वजह रही थी कि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रही थी। जबकि हिस्टोरियंस के मुताबिक जो इसका दौर रहा था, यानी कि एक तवील दौर रहा था, उस तवील दौर की वजह से इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। सिमिलरली इसी तरह से अकबर का दौर भी रहा था, उसकी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा चली थी और उसने भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर क्रिटिसिज्म का सामना करा था। अगर कंपैरेटिवली अकबर की लाइफ और औरंगजेब की लाइफ को देखा जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मिल जाती हैं। ये बात हकीकत है कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग थे, ये रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, बट दोनों का जो नज़रिया था वो एक ही था, मुगल एम्पायर की तरक्की। यानी औरंगजेब की हिस्ट्री को और अकबर की हिस्ट्री को उठा के देखा जाए तो औरंगजेब अपने परदादा के ऊपर ही गए थे। जबकि अगर उस वक्त की इनकी पॉलिसीज देखें तो उन पॉलिसीज में इन्होंने बहुत इस तरह के फैसले करे थे जिनसे काफ़ी ज़्यादा जो दूसरी बिरादरियां थी वो इनके खिलाफ रही थी। जैसा कि हिंदू बिरादरी के लिए इन्होंने एक फतवा निकाला था जिसमें सती का कानून तर्क कर दिया गया था। ये सती की रस्म वो रस्म होती थी जिसके अंदर जब किसी औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उस औरत को उसके हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था। औरंगजेब ने उस कानून को मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया था, खत्म कर दिया था पूरे हिंदुस्तान से। जबकि उस वक्त एक सिख लीडर होते थे जिनका नाम था तेग बहादुर, उनको भी इन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी, यानी कि सजाए मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा हदूद के फतवे, जिजिया टैक्स और भी बहुत ज्यादा इस किस्म के इन्होंने फतवे निकाले थे और इस तरह की पॉलिसीज चेंज करी थी जिससे बहुत ज्यादा लोग उस वक्त मुश्तइल हुए थे। इसमें बहुत ज्यादा कवानीन ऐसे थे जिनको मुकम्मल तौर पे लागू कर दिया गया था। अगर औरंगजेब की लाइफ को हम कंपेयर करते हैं दूसरे बादशाहों से तो ये बात हकीकत मिलती है औरंगजेब का दौर सबसे ज्यादा कामयाब दौर था मुगल एम्पायर का। ये बात हकीकत है कि जो इसकी लाइफ रही थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार रही थी। हिस्ट्री में इसके बारे में जो बातें हिस्टोरियंस बताते हैं उनमें बहुत ज्यादा इस तरह की बातें मिलती हैं जिससे पता चलता था कि एक किस्म का डिक्टेटर था। जबकि बहुत ज्यादा हिस्टोरियन ये बात भी बताते हैं कि एक कामयाब मुगल लीडर रहा था। ये इस तरह का मुगल लीडर रहा था जिसने मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश करा था। यानी कि हिस्टोरियंस के मुताबिक जो एक दौर रुक चुका था मुगल एम्पायर का, यानी कि तरक्की का दौर, वो इसने आगे बढ़ा दिया था। दोस्तों अगर इस टॉपिक को फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं तो ये बात सामने आती है जो इसकी लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी। यानी कि जो इसके बारे में कंट्रोवर्सीज बनी हैं वो इस तरह की बनी है कि उनसे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जो इसकी असल हिस्ट्री थी वो थी क्या। यानी कि एक तरफ तो हिस्टोरियन कहते हैं कि एक बुरा इंसान था, बुरा डिक्टेटर था और एक किस्म का कातिल इंसान था, यानी कि कोई भी इसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। जबकि दूसरी तरफ हिस्टोरियन इसको कहते हैं कि एक मुकम्मल तौर पे कामयाब सियासतदान था, एक अच्छा लीडर था और एक रिलीजियस लीडर भी रहा था। लेकिन अगर दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया है तो ये बात सामने आती है कि जो इसकी लाइफ रही थी वो एक मिक्स लाइफ रही थी। जबकि एक हिस्टोरियन का तबका मिलता है जो कि इन दोनों चीज़ों को मर्ज करता है, यानी वो कहता है कि इसने टेम्पल गिराए भी थे और इसने टेम्पल बनाए भी थे। जबकि दूसरी तरफ उसने काफ़ी कम्युनिटीज़ को पीछे भी धकेला था, लेकिन खुद इसके दरबार के अंदर उस कम्युनिटी के लोग बड़ी पोजीशंस के ऊपर मौजूद थे। जैसा कि हिंदू कम्युनिटी के लोग भी इसके दरबार में काफ़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर थे। और ये बात हकीकत रही है कि जितने भी अपनी पॉलिसीज बनाते थे और जितने भी ये फैसले करते थे, यहाँ तक कि जो अपने फतवे भी बनाते थे, उसके लिए पूरी एक टीम इनके साथ रहती थी। उसमें उलमा होते थे, मशाइख होते थे, मुफ्ती होते थे, आलिम दीन होते थे और भी डिफरेंट लोगों के साथ ये मशवरे किया करते थे, जैसा कि अपने वजीरों से, अपने मुशीरों से। उसके बाद ये कोई हुक्म सादिर किया करते थे। यानी कि उस वक्त की 158 मिलियन की आबादी के ऊपर फैसला करना इतना आसान काम नहीं था। ये पूरी सोच विचार के साथ फैसला किया करते थे।
जबकि कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक इनका जो दौर रहा था वो एक नाकाम दौर था, जबकि ये बात हकीकत नहीं है। औरंगजेब का दौर मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा कामयाब दौर कहलाता है और कामयाब दौर की सबसे बड़ी निशानी है हुकूमत का ड्यूरेशन। जो इनकी हुकूमत थी वो 49 ईयर्स तक कायम रही थी। ये बहुत बड़ा दौरानिया होता है किसी भी कामयाब हुकूमत का, और ऐसी हुकूमत जो कि पूरे हिंदुस्तान का रकबा रखती हो, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और काफी इलाके इसमें शामिल थे। और कहा जाता है कि इसके दौर के अंदर ये इलाके मुकम्मल तौर पे शामिल थे, यानी जो दूसरे मुगल बादशाह थे उनके पास ये इलाके टुकड़ों में शामिल थे, जैसा कि पाकिस्तान के कुछ इलाके उनके हिस्से में नहीं थे। इसके अलावा अफगानिस्तान के बहुत से इलाके उनके हिस्से में नहीं थे। जबकि कहा जाता है इसके दौर के अंदर इसने काफी ज्यादा जगहों को हिंदुस्तान के अंदर शामिल कर लिया था, यानी कि इसने जो मुगल टेरिटरी थी उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था। तो दोस्तों, अगर फाइनली औरंगजेब की हिस्ट्री को कंक्लूड करें तो ये बात सामने आती है जो इसकी लाइफ रही थी, जो इसकी लेगेसी रही थी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। ये बात हकीकत है कि जो इसने अपने दौर के अंदर इस तरह के फतवे और इस तरह की पॉलिसीज निकाली थी, उसकी वजह से इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रही थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो दौर था वो एक कामयाब दौर था और इसे एक कामयाब बादशाह ही कहा जाएगा। दोस्तों, अब आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।